प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग बिहार इकोनॉमिक सर्वे के आगे के पार्ट को देखेंगे। और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है महिला सशक्तिकरण। बिहार में महिलाओं का सशक्तिकरण किस प्रकार किया गया है, आइए हम लोग देख लेते हैं। किसी भी समाज के संतुलित विकास के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण जरूरी है। महिलाएं ऐतिहासिक रूप से शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य देखरेख और घरेलू निर्णयों तथा रोजगार तक जीवन के सभी क्षेत्रों में भेदभाव की शिकार होती रही है। सशक्तिकरण का अर्थ अपनी पसंद रखने और तय करने के अधिकार, अवसरों तथा संसाधनों की प्राप्ति तथा अधिक न्यायपूर्ण और सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था के निर्माण के लिए सामाजिक परिवर्तन की दिशा को प्रभावित करने की क्षमता से है। लैंगिक समानता और सभी महिलाओं तथा लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए लक्षित संधारणीय विकास लक्ष्य 5 में महिलाओं का दुनिया में उचित स्थान देने की जरूरत पर बल दिया गया है। सशक्तिकरण का सूचक मुख्यतः 3 मापदंडों पर आधारित है। क में घरेलू निर्णय लेने में महिला की भागीदारी, ख है कोई बैंक खाता होना और ग अपने पास घर या जमीन होना। राष्ट्रीय पारिवारिक एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 2019 से 20 के आंकड़ों से पता चलता है कि बिहार में 86.5% विवाहित महिलाएं 15 से 49 वर्ष उम्र की घरेलू निर्णयों में भाग लेती है, जो NFHS 4 के आंकड़े 75.2 से 11.3% अंकों की वृद्धि दर्शाती है। NFHS 5 के अनुसार खुद संचालित करने वाले बैंक खातों के मामले में यह आंकड़ा 76.7% है, जो NFHS 4 में 26.4% ही था। यह 50% अंकों की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा उनके सशक्तिकरण के लिए गए प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसे विभिन्न उपायों का परिणाम हो सकता है। हालांकि अकेले या संयुक्त रूप से घर जमीन रखने वाली महिलाओं के हिस्से में 3.5 अंकों की कमी आई है, जो 2015-16 के 58.8% से घटकर 2019 से 20 में 55.3% रह गया। देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार महिलाओं के सशक्तिकरण को स्पष्ट लक्ष्य के बतौर शामिल किया गया था। महिला घटक योजना के साथ इसे नवी योजना में आगे बढ़ाया गया था, जिसमें महिलाओं के कार्यक्रमों के लिए धनराशि के प्रवाह को सूचित करना चिन्हित मंत्रालयों के लिए जरूरी किया गया था। बाद में 12वीं योजना में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण के जरिए योजना प्रक्रिया में लैंगिक समानता के जिन मुख्य सूचकों पर काम किया जाना था, उनकी पहचान की गई थी। केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हाल के वर्षों में अनेक प्रयास करती रही है। राज्य सरकार 2008 से 9 से जेंडर बजट प्रकाशित करती रही है। वर्ष 2015 में महिला विकास निगम के एक कोषांग लैंगिक संसाधन केंद्र को कल्याण विभाग द्वारा जेंडर बजट निर्माण के लिए नोडल अभिकरण नामित किया गया। वर्ष 2013 से 14 से 2017 से 18 महिला विकास पर कुल व्यय का सारांश तालिका 11.32 में प्रस्तुत है। प्रशंसा की बात है कि इन 5 वर्षों के दौरान महिलाओं से संबंधित योजनाओं पर व्यय 2013 से 14 के 5,165 करोड़ रुपए से लगभग 3 गुना बढ़कर 2017 से 18 में 13,952 करोड़ रुपए हो गया। राज्य के कुल बजट में महिलाओं का हिस्सा थोड़ी बहुत अंतर के साथ लगभग 9% रहा है। हालांकि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर महिलाओं के लिए परिव्यय 2013 से 14 के 1.5% से बढ़कर 2017 से 18 में 2.9% हो गया। महिलाओं पर कुल व्यय
विवरण यहाँ पे दिया गया है। महिलाओं के लिए श्रेणी 1 की योजनाएं और महिलाओं के लिए श्रेणी 2 की योजनाएं, महिलाओं के लिए कुल व्यय, राज्य बजट का कुल आकार और राज्य बजट में महिलाओं का हिस्सा कितना है, और सकल घरेलू उत्पाद में क्या है, और महिलाओं के लिए व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत को भी दर्शाया गया है। जेंडर बजट की अधिक व्यापक समझ के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के व्यय स्तरों को देखना वांछित है। इस लिहाज से तालिका 11.3 में विभिन्न विभागों के तहत जेंडर बजट के आंकड़े प्रस्तुत है। वर्ष 2014 से 15 से 2017 से 18 के चारों वर्षों में श्रेणी 2 की योजनाओं पर व्यय में लगातार वृद्धि हुई है, जबकि श्रेणी 1 की योजनाओं में व्यय में उतार चढ़ाव का रुझान दिखता है। श्रेणी 1 की योजनाएं वे होती हैं जिनके सारे प्रावधान महिलाओं के लिए होते हैं। वहीं श्रेणी 2 की योजनाओं के परिव्ययों की गणना यह मानकर की गई है कि सारी कल्याणमूलक योजनाएं लिंग निरपेक्ष होती हैं और उनके द्वारा लाभान्वितों में महिलाएं कम से कम 30% होंगी। यह रुझान वार्षिक वृद्धि दर से भी साबित होता है, जो 2014 से 15 से 2017 से 18 के बीच श्रेणी 1 के 18.7% की अपेक्षा श्रेणी 2 के लिए अधिक है। तालिका से यह भी पता चलता है कि कुल व्यय में शिक्षा, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य विभागों का हिस्सा अन्य विभागों की अपेक्षा अधिक था। महिला विकास पर व्यय का ब्यौरा यहाँ पे दिखाया गया है। समाज कल्याण में कितना हुआ है, और अजा एवं अजजा कल्याण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, अल्पसंख्यक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, नगर विकास एवं आवास, पंचायती राज, श्रम संसाधन, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, राजस्व एवं भूमि सुधार, कला संस्कृति एवं युवा कार्य, उद्योग, कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भवन निर्माण, गृह, पर्यटन, योजना और वित्त में कितना किया गया है। लैंगिक असमानता से निपटने के लिए किए जाने वाले राज्य सरकार के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप को दो मुख्य शीर्षों के तहत आते हैं। बाल रक्षा यानी कि बाल विवाह रोकने के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना तथा सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, कन्या विवाह योजना और नारी शक्ति योजना। तालिका 11.34 वर्ष 2018 में शुरू हुई कन्या उत्थान योजना सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें किसी लड़की के जीवन का उसके जन्म से लेकर स्नातक होने तक आच्छादन होता है। यह समाज कल्याण, स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित योजना है। वहीं 2007 से 8 में शुरू की गई नारी शक्ति योजना का लक्ष्य विभिन्न योजनाओं के जरिए महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। इसके अलावा इस योजना के तहत हेल्पलाइन सेवाओं, अल्पवास गृहों, कामकाजी महिला आवासों और संरक्षण गृहों के जरिए भी महिलाओं की मदद की जाती है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बीपीएल परिवार की 18 वर्ष या उसके बाद विवाह करने वाली लड़कियों को 5,000 रुपये की सहायता दी जाती है। विगत वर्षों के दौरान इन फ्लैगशिप योजनाओं पर व्यय क्रमशः बढ़ा है। वर्ष 2014 से 15 से 2019 से 20 की इस योजनाओं पर व्यय में 52% वृद्धि हुई है। लैंगिक भेदभाव से निपटने वाली योजनाएं यहाँ दिखाई गई है। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। ये स्रोत है हमारा समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा जारी की गई है। महिला सशक्तिकरण की स्थिति का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण के लिहाज से अलग अलग मूल्यांकन किया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक मापदंड के तहत राज्य सरकार के कदम नीचे प्रस्तुत हैं। आर्थिक सशक्तिकरण।
आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। काम में भागीदारी के जरिए महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है। साथ ही पंचायती राज संस्थानों और नगर पालिका निकायों में चयनित महिला प्रतिनिधियों को 50% आरक्षण दिया जाता है। इसके अलावा राज्य सरकार ने महिला पुलिस थाने भी स्थापित किए हैं और बिहार आरक्षी सेवा की सेवाओं में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाता है। जीविका द्वारा गठित महिला स्वयं सहायता समूहों से भी महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। सशक्त महिला, सक्षम महिला। 7 निश्चय योजना 2 के तहत राज्य सरकार का खास लक्ष्य इन योजनाओं के जरिए महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। महिला उद्यमिता के लिए विशेष योजना। राज्य में महिला उद्यमिता बढ़ाने के लिए एक विशेष योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत महिलाओं द्वारा स्थापित उद्यमों के लिए 50% परियोजना व्यय द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अलावा महिला उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक अनुदान और अधिकतम 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन। लड़कियों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अविवाहित लड़कियों को इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी होने पर 25,000 रुपये और स्नातक की पढ़ाई पूरी होने पर 50,000 रुपये दिए जाएंगे। क्षेत्रीय प्रशासन में महिलाओं की आरक्षण के अनुसार भागीदारी। क्षेत्रीय प्रशासन, पुलिस, प्रखंड, अनुमंडल और जिला स्तर के कार्यालयों में महिलाओं की भागीदारी आरक्षण योजना के अनुसार बढ़ाई जाएगी। सूक्ष्म बीमा। बीमा टीम द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 100% नामांकन का लक्ष्य राज्य के सभी जिलों में हासिल किया गया। वर्ष 2019 से 20 में 20.88 लाख स्वयं सहायता समूह सदस्यों का नामांकन किया गया। उसी वर्ष मृत्यु के 1906 मामले दर्ज किए गए, जिसमें से 1177 को कुल 23.54 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। वैकल्पिक बैंकिंग। बैंक हमारे गांव। जीविका ने बैंक सखियों द्वारा, जो आमतौर पर जीविका के स्वयं सहायता समूह की सदस्यता होती है, संचालित ग्राहक सेवा केंद्र खोलने में सहयोग के लिए प्रमुख बैंकों के व्यावसायिक संवाददाताओं के साथ मिलकर काम शुरू किया है। ग्राहक सेवा केंद्रों को दूर दराज के गांवों में खोला गया है, जहां के लोगों के लिए आमतौर पर बैंकों तक पहुंचना आसान नहीं है। वर्ष 2019 से 20 में 33 जिलों के 245 प्रखंडों के कुल 919 ग्राहक सेवा केंद्र स्थापित किए गए। फलतः ग्राहक सेवा केंद्रों में कुल 43,613 बैंक खाते खोले गए और कुल 1,081.53 करोड़ रुपए की लेन देन हुई। कृषि मूल्य श्रृंखला। जीविका द्वारा प्रवर्तित कृषक उत्पादक कंपनियों का लक्ष्य सामग्रियों का बाजार संपर्क बढ़ाकर कृषक समुदाय की मोल तोल की क्षमता बढ़ाना है। जीविका द्वारा अभी तक 10 जिलों में 10 महिला उत्पादक कंपनियों को प्रवर्तित किया गया है, जो लगभग 40,000 किसानों को सेवा दे रही है। कृषक उत्पाद कंपनियों का कामकाज उनके हितधारकों और उत्पादक समूहों द्वारा संचालित होता है। सामाजिक सशक्तिकरण। खाद्य एवं स्वास्थ्य सुरक्षा हस्तक्षेप। खाद्य सुरक्षा परिवारों में असुरक्षित स्थिति में कमी लाने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है। इसलिए जीविका ने सामुदायिक क्रय विक्रय के जरिए खाद्यान्नों और खाद्य सामग्रियों की ज़रूरत पूरी करने के लिए स्वयं सहायता समूह सदस्यों को खाद्य सुरक्षा कोष उपलब्ध कराने की पहल की है। मुख्यतः खेती का काम नहीं होने के दौरान स्वयं सहायता समूह सदस्यों को
खाद्यान्न की कमी का सामना करना पड़ता है। इस कोष का निर्माण यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि वे कर्ज के लिए अनौपचारिक वित्तीय संस्थानों का शिकार नहीं बन जाए। स्वयं सहायता समूह सदस्यों को साल में 3 या 4 बार अपनी पसंद की खाद्य सामग्रियां खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है। वर्ष 2019 से 20 में कुल 3,476 ग्राम संगठनों को खाद्य सुरक्षा कोष प्राप्त हुआ और 21,000 से भी अधिक ग्राम संगठनों द्वारा खाद्य सामग्रियों की खरीद की गई। अल्पावास गृह सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में अनाथालय चलाने का निर्णय लिया गया है। इनका संचालन महिला विकास निगम के जरिए किया जा रहा है। प्रत्येक अनाथालय में 25 महिलाओं को आवास उपलब्ध कराया जाता है। इन निवासियों को सुरक्षा संरक्षा प्रदान की जाती है। इन उत्पीड़ित महिलाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास की व्यवस्था दी जा रही है। अभी 38 स्वीकृत अल्पावास गृहों में से 12 चालू है। अभी तक कुल 16,858 निबंधित मामलों में से 16,499 महिलाओं का पुनर्वास कराया गया है और 59 मामले अभी भी लंबित हैं। लैंगिक मुख्य धारा में लाने से संबंधित हस्तक्षेप। इस हस्तक्षेप के तहत बिहार राज्य शिक्षा विभाग परिषद से ऑनलाइन माध्यम से कला विषयों की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को पाठ्यचर्या आधारित शिक्षा देने पर फोकस है। परियोजना से स्मार्टफोनों और सस्ती डेटा कनेक्टिविटी को उपलब्धता का लाभ मिलेगा। अभी इस परियोजना का संचालन 18 जिले से 36 प्रखंडों में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इस योजना का लक्ष्य बाल विवाह को हतोत्साहित करने और लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत लड़की के परिवार को उसकी शादी के लिए 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना का लाभ उन लड़कियों को दिया जाता है जिनका विवाह निबंधित हुआ हो और जिनकी पारिवारिक आय 60,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक न हो। वर्ष 2019 से 20 में योजना के लिए 49.75 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया, जिसमें से 40.37 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का मुख्य लक्ष्य उद्देश्य भ्रूण हत्या रोकना और लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देकर लैंगिक असमानता दूर करना है। इस योजना के तहत जन्म के समय 2,000 रुपये और 1 वर्ष पूरा होने पर आधार में नामांकन होने पर 1,000 रुपये दिए जाते हैं। प्रत्यक्ष लाभांतरण के लिए आधार को माता पिता अभिभावक के बैंक खातों से जोड़ा जाता है। यह सुविधा हर परिवार की 2 लड़कियों के लिए दी जाती है। वर्ष 2019 से 20 में 43 लाख रुपए का बजट परिव्यय था, जिसमें से 42.72 करोड़ रुपए प्रतिव्यय हो गया। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण की एक व्यापक योजना है। इस योजना के तहत घरेलू हिंसा और मानव व्यापार की शिकार महिलाओं और किशोरियों को मुफ्त सामाजिक मनोवैज्ञानिक सहयोग और कानूनी सहायता उपलब्ध कराई। घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं और बच्चों के लिए भी विशेष विकास योजनाएं हैं, जैसे महिला हेल्पलाइन की स्थापना, संरक्षा गृह, अल्पावास गृह, पलना घर, स्वयं सहायता समूहों का निर्माण, अंतरजातीय विवाहों को बढ़ावा देना, पोषण तथा विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता निर्माण। वर्ष 2019 से 20 में इसके लिए 20.4 करोड़ रुपए का बजट परिव्यय था और वह भी 20.4 करोड़ रुपए था। सर्व कार्य केंद्र सह हेल्पलाइन। महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए महिला विकास निगम ने महिला हेल्पलाइन सह सर्व कार्य केंद्र की शुरुआत की है। राज्य के सभी 38 जिलों में हेल्पलाइन सुविधा के लिए स्वीकृति दी गई है। वहाँ कोई ज़रूरतमंद महिला वहाँ खुद से या किसी सेवा प्रदाता के जरिए आकर आवेदन दे सकती है
और परामर्श सेवाएं पा सकती है। हेल्पलाइन द्वारा ज़रूरत के अनुसार दंडाधिकारी को घरेलू हिंसा की सूचना भी दी जाती है। हेल्पलाइन की परियोजना प्रबंधक को राज्य सरकार द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में उसे केंद्र सरकार के सर्व कार्य केंद्र में बदल दिया गया है। सामाजिक सशक्तिकरण के तहत दर्ज और निष्पादित मामलों की संख्या तालिका 11.35 में दी गई है। सामाजिक सशक्तिकरण के अंतर्गत दर्ज और निष्पादित मामलों की संख्या तालिका 11.35 में महिला उत्पीड़न से संबंधित दर्ज और निपटाए गए मामलों की संख्या दर्शाई गई है। कुल दर्ज मामलों में सबसे अधिक घरेलू हिंसा के थे और उसके बाद दहेज उत्पीड़न के। गौरतलब है कि 2019 से 20 में सभी में से 82% मामलों का निपटारा कर दिया गया। पिछले वर्षों के लंबित मामलों के कारण विगत वर्षों में यह 100% से भी अधिक होता। सांस्कृतिक सशक्तिकरण। दीदी की रसोई यह समुदाय द्वारा संचालित और स्वयं सहायता समूह सदस्यों द्वारा प्रबंधित कैंटीन है जो 4 जिलों बक्सर, शेखपुरा, पूर्णिया और वैशाली के सदर अस्पतालों में कार्यरत है। जीविका द्वारा पहली कैंटीन की स्थापना अक्टूबर 2018 में वैशाली जिले में की गई थी, जिसका उद्देश्य रोगियों, स्टाफ, अधिकारियों और अस्पताल आने वाले अन्य आगंतुकों का अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराना था। इस हस्तक्षेप का लक्ष्य लाभप्रद इकाइयां चलाने के लिए स्वयं सहायता समूहों का कौशल विकास करना और समूह सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराना भी है। मार्च 2020 तक इन भोजनालयों को 62 लाख रुपए मुनाफा हुआ है। सरस मेला। वर्ष 2016 में जीविका द्वारा पटना के ज्ञान भवन में 2 से 11 सितंबर के बीच 10 दिवसीय लघु सरस मेला आयोजित किया गया। इस लघु सरस मेले में 10 राज्यों के कारीगरों, शिल्पकारों और स्वयं सहायता समूह सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें विभिन्न सामग्रियों के 110 स्टॉल लगाए गए थे और मेले में 1.30 करोड़ रुपए से भी अधिक की बिक्री हुई। मीना मंच यह 20 लड़कियों का समूह होता है, जिसमें 15 लड़कियां उच्च प्राथमिक विद्यालयों की और 5 लड़की 5वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों में से होती है। मंच विद्यालयों में लड़कियों और लड़कों के उम्र के हिसाब से उचित कक्षा में नामांकन, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए जवाबदेह है। साथ ही मंच द्वारा उन्हें अपनी उन्नति के बारे में निर्णय लेने और व्यक्तित्व विकास आदि के लिए भी संवेदित किया जाता है। मंच की लड़कियों में से एक मीना प्रेरक का चुनाव किया जाता है। मीना मंच की गतिविधियां आयोजित करने के लिए हर आदर्श संकुल विद्यालय में एक शिक्षिका को मीना सुगमकर्ता चुना जाता है। वृद्ध और निःशक्त जनों के लिए सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा को उत्तरोत्तर विकास प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में देखा जा रहा है। किसी कल्याणकारी राज्य का सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न घटकों पर विशेष ध्यान होना चाहिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 77.07 लाख वृद्ध हैं। वहीं राज्य में 23.31 लाख लोग निःशक्त हैं, जो कुल आबादी के 2.2% है। दोनों समूहों पर राज्य सरकार को काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। राज्य सरकार इस गंभीर मांग को पूरी करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर वृद्ध, विधवा और निःशक्त आबादी के लिए अनेक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चला रही है। तालिका 11-3-6 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित नई इन कल्याण योजनाओं का सारांश प्रस्तुत है। वर्ष 2019 से 20 में वृद्ध, विधवा और निःशक्त लोगों के लिए चलने वाली योजनाओं का कुल व्यय 2018 से 19 की तुलना में 1.3 गुना बढ़ गया। इस प्रकार लाभान्वित लोगों की संख्या भी 2018 से 19 के
63.6 लाख से बढ़कर 2019 से 20 में 85.6 लाख हो गए। वृद्धों, विधवाओं और निःशक्त जनों के लिए पेंशन योजनाएं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना केंद्र अंश है और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन केंद्र के द्वारा दिया गया है। और फिर राष्ट्रीय नशा न्यूनीकरण कार्य योजना है। राष्ट्रीय पारिवारिक इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन है, फिर विधवा है, फिर निःशक्तता है, ये भी केंद्र द्वारा संचालित है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है। राष्ट्रीय नशा न्यूनीकरण कार्य योजना है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, लक्ष्मीबाई सुरक्षा पेंशन योजना, बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना, राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना, मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना, बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना, वृद्धावास निर्माण, बिहार एड्स पीड़ित कल्याण योजना, बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना, बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना है और मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह अनुदान योजना है। उक्त योजनाओं के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों और शारीरिक निःशक्तता से पीड़ित लोगों को की सामाजिक सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने अन्य नई पहलकदमियां भी ली हैं, जो इस प्रकार है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सर्वव्यापी पेंशन योजना अप्रैल 2019 से शुरू की गई है। इस योजना के तहत कोई अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन या सरकारी पेंशन योजना से लाभान्वित नहीं होने वाले वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित होंगे। पेंशन की रकम 60 से 79 वर्ष उम्र समूह के लिए 400 रुपये और 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए 500 रुपये प्रति माह है। अभी तक 23.5 लाख वृद्धजन इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक कार्य योजना, यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका लक्ष्य देश के वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण और खुशहाली है। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों की सबसे जरूरी 4 जरूरतों का ध्यान रखा जाता है: वित्तीय सुरक्षा, भोजन, स्वास्थ्य देखरेख और मानव संपर्क, सम्मानजनक जीवन। इसमें समाज में जागरूकता वृद्धि और संवेदनीकरण से शुरू करके वृद्धजनों की सुरक्षा, संरक्षा और सामान्य खुशहाली के लिए भी पहलू शामिल है। अभी इस योजना का क्रियान्वयन 5 वर्षों के लिए किया जा रहा है। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा योजना के लिए 2019 से 20 में 1.50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। राष्ट्रीय नशा न्यूनीकरण कार्य योजना, केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन 6 वर्षों के लिए किया जा रहा है। योजना का लक्ष्य बहुदिशाई रणनीति के जरिए नशे की लत के प्रतिकूल परिणामों में कमी लाना है। योजना की गतिविधियों में विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में जागरूकता वृद्धि कार्यक्रम, अभिभावकों के साथ कार्यशालाएं, सेमिनार, समुदाय आधारित सहपाठी प्रेरित बातचीत, समुदाय की किशोरावस्था और युवावस्था के असुरक्षित लोगों के लिए हस्तक्षेप कार्यक्रम आदि चलाना, चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान और सेवा प्रदाताओं का क्षमता निर्माण शामिल है। मंत्रालय ने देश के असुरक्षित जिलों में भी हस्तक्षेप के केंद्रित कार्यक्रमों की शुरुआत की है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत मंत्रालय द्वारा 2019 से 20 के लिए 112.50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना वर्ष 2012 से 13 में शुरू की गई। इस योजना के तहत दुर्घटना या आपराधिक घटना से मृत्यु की स्थिति में परिवार को 20,000 रुपये का एक मुश्त अनुदान दिया जाता है। इस योजना के तहत 2019 से 20 में 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत बीपीएल परिवारों को परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु पर अंत्येष्टि के लिए
3000 रुपये की एक मुश्त अनुदान दिया जाता है। अब लाभार्थियों को प्रत्यक्ष भुगतान करने के लिए ई सुविधा का उपयोग किया जाता है। वर्ष 2019 में 19 से 20 में ई सुविधा पोर्टल के जरिए 13,006 लाभार्थियों पर 32.50 करोड़ रुपये खर्च कर लाभ पहुंचाया जा चुका है। साथ ही 5 लाभार्थियों को भुगतान के लिए प्रत्येक पंचायत को 15,000 रुपये, 10 लाभार्थियों को भुगतान के लिए प्रत्येक नगर पंचायत को 30,000 और रुपये, 20 लाभार्थियों को भुगतान के लिए प्रत्येक नगर परिषद को 60,000 रुपये और 30 लाभार्थियों को भुगतान के लिए प्रत्येक नगर निगम को 90,000 रुपये अग्रिम के बतौर एक मुश्त उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना। इस योजना के तहत सक्षमकारी नीतियों और कार्यक्रमों के जरिए भिक्षुकों की देखरेख, संरक्षण, विकास, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करके उनके अधिकारों को संरक्षण व संवर्धन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा राज्य के 12 जिलों पटना, गया, नालंदा, रोहतास, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, कटिहार, सारण, अररिया, वैशाली और पूर्णिया में कुल 10,403 भिखारियों की पहचान की गई है। उन्हें पहचान संबंधी प्रमाण उपलब्ध कराया गया है ताकि वे राज्य सरकार की विभिन्न कल्याण योजनाओं का लाभ ले सके। वर्ष 2019 से 20 में भिखारियों को शीतलहर से बचाने के लिए राज्य के सभी 38 जिलों में 7,250 कंबल वितरित किए गए। विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में राज्य सरकार की कोरोना संबंधी पहलकदमियाँ। गंभीर तीव्रता वाला श्वास लक्षण पैदा करने वाला कोरोना वायरस 2 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित किया गया है। 27 सितंबर 2020 तक कोविड-19 के पुष्ट मामलों की संख्या 1,80,032 पहुँच गई थी, जिनमें से 12,195 सक्रिय मामले थे, जबकि 1,66,188 रोगी रोग से उभर चुके थे और 892 की मृत्यु हो चुकी थी। इसके ये मामले राज्य के सभी 38 जिलों में फैले थे। कोविड के मामलों के प्रबंधन की प्रतिक्रिया के अंग के बतौर राज्य द्वारा अनेक ठोस कदम उठाए गए, जिन पर इस खंड में चर्चा की गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। ये लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।